नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मेरे साथ हैं अंकित अवस्थी सर और मेरे सहयोगी उत्कर्ष मिश्रा। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से दुनिया में हड़कंप मच चुका है। लगभग हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कम से कम हम वाहनों का उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। तो ये चिंता का विषय है। केवल क्रूड ऑयल नहीं कहा है, प्रधानमंत्री ने 7 ऐसे बड़े बिंदु हाईलाइट किए हैं जो हम समस्त देशवासियों को फॉरेक्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अवसर देते हैं कि आप फोकस करिए कि बात फॉरेक्स की हो रही है, विदेशी मुद्रा भंडार की हो रही है। मंदी के लिए अगर आप केवल तेल को जोड़ते हैं तो तेल तो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला विषय है। जैसे सोना खरीदना हो सकता है सबके लिए ज़रूरी ना हो, विदेश यात्राएं हो सकता है हमारा देश का हर नागरिक ना करे, लेकिन हर नागरिक या तो तेल का खपत कर रहा है, यूज़ कर रहा है, या तेल से जो ट्रैवल होने वाली चीज़ें हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में वो खुद निजी यात्रा कर रहा है या फिर जो उस तक वस्तुएं आ रही हैं वो तेल के माध्यम से पहुंच रही हैं। यानी कि जब डीजल जला तो ट्रक पहुंचा, माल आया दुकान से पहुंचा। तो WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर जो सबसे ज़्यादा असर डालने वाला भाव दिखता है हमें शुरुआत में, वो तेल का होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड होती है। तेल बढ़ा तो विदेशों से आने वाला इंपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट महंगा हुआ तो सीधा आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स पर वो दिखना शुरू हुआ। तेल का मेजर कंपोनेंट भाव में जब दिखाई दिया, WPI बढ़ा, तो WPI बढ़ने से अब CPI पर असर जब ये क्वार्टर खत्म होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो बढ़ता दिखेगा। तो हम इसको इस तरह से कहते हैं कि आपने कहा तेल से कोई दिक्कत आ रही है क्या, तो आंसर ये है कि तेल वो लक्षण है। जैसे आप कहोगे कि साहब घर में अगर गरीबी है, घर में किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, तो दिखता कैसे है? हो सकता है वो खान पान में कमी करे, हो सकता है वो यात्राएं रोके। ऐसे देश में अगर कोई चीज़ ऐसी है जिससे आपको ये असर हो, तेल सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारकों में है। इसलिए प्रधानमंत्री की बात में आपने तेल फोकस करी, लेकिन फोकस करने वाली बात में विदेश यात्रा भी रखिए, आप उसके अंदर फर्टिलाइजर ना खरीदना भी रखिए या फिर फर्टिलाइजर कम करना भी रखिए, गोल्ड परचेज करना भी रोकिए, विदेश यात्रा भी रोकिए, सारी चीज़ों को मिला करके आप बात करिए। अच्छा सर, जो पश्चिम एशिया के अंदर जो युद्ध शुरू हुआ वो 3 देशों का था, एक तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका। लेकिन उससे अब जिस तरह से ईरान ने हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया है, अब जहाज़ों को निकलने नहीं दिया जा रहा, तो जो चिंता की लकीरें पूरी दुनिया के माथे पे आ गई ना कि हर जगह महंगाई होगी, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अब आपने देखा होगा पहले 2-3 रुपये बढ़े, वापस अगले दिन बढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा ये सिलसिला? देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपने शुरुआत में बोला कि ये 3 देशों की लड़ाई थी। आप जितना समय बीतता जा रहा है आपको समझ में आने लगेगा कि असल में ईरान अमेरिका की लड़ाई थी नहीं। हो सकता है कुछ दिनों बाद आप ये कहने लगो कि ये लड़ाई तो असल में अमेरिका और चाइना की थी। ये मैं लाइन क्यों बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जंग दिख फ्रंट पर अमेरिका ईरान की रही है, लड़वा कौन रहा है, ताकतें कौन है, इसको ऐसे करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में USSR और USA वर्ल्ड वॉर 2 तक एक ही खेमे में थे, लेकिन दुनिया में 1945 के बाद जितने भी युद्ध हुए उनमें ये दोनों आपस में किसी और के माध्यम से मोहरा बना के लड़ रहे थे। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है, तो हमारे साथ में सोवियत रूस खड़ा है। दुनिया में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो रखा है, तो नॉर्थ कोरिया के साथ में रशिया खड़ा है, तो साउथ कोरिया के साथ में अमेरिका खड़ा है। दुनिया में मोर्चे बन गए, वेस्ट एशिया जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी बदल गया, ईस्ट को USSR ले गया। तो होते ये थे कि देश लड़ते थे, पीछे ये लोग खड़े रहते थे। अब अगर आप डिकोड करने निकलो तो ट्रंप की हाल ही की जो यात्रा रही चाइना की, उसे कैसे डिकोड करोगे? मैं इसी पे आने वाला था कि आप बोल रहे हैं कि ये लड़ाई, ये युद्ध पूरा अमेरिका और चाइना के बीच में हो रहा है, लेकिन फिर अभी अभी हाल ही में वो इसीलिए उनका चाइना आप विजिट, समझिए, आप ऐसे समझिए कि आम जन क्या बात कर रहा है, ईरान ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, इजराइल ने ये कर दिया। ये तो पार्टी है। इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है कि शाबाश बेटे मारो, और उधर की तरफ ईरान के पीछे कौन खड़ा है, ये दृश्य नहीं था। हम सबको क्या लग रहा था, ईरान की रजीम में मजबूती है, ईरान के पास असलहा है। तो भैया असलहा है तो फिर अरागची क्यों तो रशिया जा रहे हैं, अरागची क्यों चाइना जा रहे हैं? इंडिया आए तो वो ब्रिक्स समिट के लिए आए, लेकिन बातचीत करने के लिए आप वहां जा रहे हो। और इस बीच में भी अगर तेल बिक रहा है शैडो फ्लीट से, तो भी 90% तेल चाइना को जा रहा है। देखिए, युद्ध को फ्यूल किया जाता है। जैसे आप और हमको चलने के लिए, गाड़ियों को चलने के लिए ईंधन चाहिए, ऐसे ही युद्ध चलने के लिए पैसा चाहिए। हमारे ऊपर लिंडसे ग्राहम करके जो अमेरिका का एक सीनेटर है, उसका आरोप था कि इंडिया जब रशिया से तेल खरीदता है तो उस पैसे से यूक्रेन पर गोला गिरता है। तो यूक्रेनी मंत्री कई बार बयान देते थे ना भारत के ऊपर कि आप लोग तो हमारे खून से ईंधन पैदा कर रहे हो। बिल्कुल वैसी स्थिति बनती थी, युद्ध को फ्यूल कर रहे हो, यह आरोप था। टेक्निकली ईरान के जंग में चाइना सेम वही तो प्ले कर रहा है। आप बताइए, भारत से कहा गया कि आप तेल मत खरीदो, भारत से कहा गया कि ईरान से तेल मत खरीदो। हम हर चीज़ में प्रतिबंधों को हम वैसे ही मानते हैं जैसे वैश्विक होते हैं। चाइना कितना माना?
काटसा क्या हम पर ही लगा हुआ था क्या? चाइना पर नहीं लगा था क्या? $500 बिलियन के इंपोर्ट का चाइना ने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था काटसा के बाद, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी, जो 3 ही देशों पर लगी थी कि इनसे कोई खरीदारी करेगा तो सैंक्शन लगेगा। अब आप पकड़िए कि इसके बावजूद भी चाइना शैडो फ्लीट्स के थ्रू ईरान का तेल खरीदता रहा। आज ईरान के पास जो पैसा है वो किस तरह से आ रहा है? तरीका उन्होंने बहुत सिंपल सा रखा है, या तो पेट्रो युआन में रखो, पेट्रो युआन में बोले तो पेट्रोल खरीदा, युआन में पेमेंट किया, उसी युआन से और माल बेच दिया, एक काम हो गया। दूसरा, क्रिप्टो में पेमेंट करो। क्रिप्टो में पेमेंट क्यों? क्योंकि क्रिप्टो बोला ही इसलिए गया था कि ये कंट्री लेस है, यानी कि इसको कोई भी देश ओन नहीं करता। तो अब क्रिप्टो में पेमेंट कर दे रहे हो, उस क्रिप्टो से वो चाहे तो डॉलर खरीद रहा है, चाहे तो दुनिया के वेपन खरीद रहा है। तो आप समझिए कि खरीदार जो पीछे खड़े थे ना, उन्होंने युद्ध को फ्यूल किया हुआ था, और उन फ्यूल करने वालों में जो सबसे ऊपर है वो चाइना है। अब तक एक कन्फ्लिक्ट था कि रूस और चाइना में कौन है जो युद्ध को फ्यूल कर रहा है। देखो, ये रूस बहुत पहले पीछे हट लिया। रूस रशिया यूक्रेन युद्ध के 4.5 साल में एंट्री कर चुका है। वो अपना संभाल ले वो बहुत है। इन दिनों जो उसकी इकोनॉमिक स्थिति चल रही है, वो तो ये चाहता है कि युद्ध चलता रहे तो मेरा भी तेल बिकता रहे। अब वो बेचान वाले पॉइंट पर आ गया। लेकिन खरीदार कौन खड़ा है? खरीदार अमेरिका खड़ा है। ऐसे समझिए कि अमेरिका ने दुनिया को जब टैरिफ मारा, तो टैरिफ मार के क्या किया कि देखो, मैं खरीदारी करता हूं इसलिए तुम पर टैरिफ लगाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आप सब्जी मंडी में जाकर खड़े होकर के सब्जी बेचने वाले से कह रहे हो, सुन, मैं तुझसे ज्यादा पैसे लूंगा। आप कह रहे हो, सर जरूरत तो सामान की। आपको बोले, नहीं, मैंने नहीं खरीदा, तेरी सब्जी सड़ जाएंगी। ये स्थापित करने वाला कौन हो गया? अमेरिका हो गया। अब यही काम जो है ना चाइना कर रहा है। चाइना ने रूस का और ईरान का तेल खरीद के इन्हें मजबूती दे दी। तेल नहीं खरीदा तो ये दोनों देश धराशायी हो जाएंगे। आपको जानकर एक फिगर का आश्चर्य होगा, रूस पर जो सबसे बड़ा कर्ज है इस समय वो चीन का है, $170 बिलियन का, जो कि ये हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो, ना फैक्ट पता हो। इसका मतलब समझिए कि रूस, आप ऐसे डिकोड करिए, जिस समय आप और हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय पर पुतिन जो है वो बीजिंग की यात्रा पर वहाँ है। पे चाइना में, वहाँ पे मतलब इधर ट्रंप निकले, इधर वो आए। एक बात बताइए, अगर आप महत्वपूर्ण ना हो तो क्या इतने जल्दी बड़े स्तर की यात्राएं होंगी? अच्छा, इसी को मैं आसान में समझना चाहूँ कि अगर आप ये समझिए, आप बोल रहे हैं कि ये युद्ध अमेरिका और चाइना के बीच चल रहा था। अभी हाल ही में ही ट्रंप वहाँ गए चाइना। ट्रंप के निकलते ही ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा 2-3 दिन भी बीते हैं, आज ये पुतिन वहाँ पे पहुँच गए। हाँ। ये विजिट क्या दिखा रहा है कि किस तरह का तनाव, क्या ट्रंप की वहाँ क्या बातचीत हुई होगी, किस लेवल की चीज़ें चल रही हैं, क्या पक रहा है? जियोपॉलिटिकल लेवल पर स्टेज बदल चुकी है। दुनिया को ये समझना होगा कि जिस समय शीत युद्ध खत्म हुआ, 1991 में, उसका खत्म होने का मतलब होता है कि यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। अमेरिका इतना शक्ति संपन्न रहा कि उसने छोटे छोटे देशों में रशिया को तोड़ दिया, सोवियत रूस को तोड़ दिया। आज चाहे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे मालदोवा हो, ये सब उसी के निकले हुए देश हैं। इस बात को करने वाला जो मतलब सोवियत रूस था या फिर अमेरिका जिसने इसको तोड़ा, वो बाद तक भी कहते हैं ना कि सांप निकल गया उसकी लकीर को भी पीटते रहना है। तो अमेरिका लंबे समय तक रूस को पटकनी देने की चाहत में रहा। पटकनी देने में कामयाब कब हुआ? जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू। शुरुआत में लगा कि रशिया विजेता बनकर निकलेगा, रशिया मस्ट पावरफुल है। उसने कई जगह धकेला उसको, वेनेजुएला से धकेल दिया, सीरिया से धकेल दिया, बहुत से देशों से, मतलब जहां जहां उनका एक तरह से था ना, वहां से बाहर निकाल दिया। इवन जिसे रशिया ने मतलब पावर दे के रखी, तो अब आपको क्यूबा भी सुनाई दे जाएगा। कुछ दिनों बाद क्यूबा की भी स्थिति वही चल रही है, सेम ऑलमोस्ट वैसी स्थिति है। क्यूबा के ऊपर भी अमेरिका हमला। इसका मतलब समझिए, ये सारी चीजें अगर डिकोड की जाए पेन से, तो रूस का प्रभुत्व खत्म। अब बचा कौन? चाइना। चाइना है एक श्रूड साहूकार। मतलब इस दुनिया में दो तरह के लोग चल रहे हैं। एक है साहूकार जो पैसे देकर के दुनिया को खरीद रहा है, और एक है हवलदार, तो बोलना गलत हो जाएगा, मतलब एक तरह से समझिए कि गुंडा चल रहा है। अमेरिका गुंडे ही कर रहा है। ये दोनों लोग अब दुनिया पर राज करने की प्लानिंग में हैं। पहले के समय में जमींदार कैसे राज करता था? जमींदार जो था वो जमीन को पहले जरूरत पड़ने पर किसान को कहता था कि ये पकड़ो पैसा, तुम खेती करो, अपनी तरक्की करो। आप पैसा नहीं चुका पा रहे हो तो खेत हमारे नाम कर दो। यही तरीका था। आज के जमाने में जमींदार कौन है? चाइना। चाइना पैसा दिया रशिया को कि लो भाई पकड़ो, तेल दे दो हमें बदले में, नहीं दे पा रहे हो तो हम कुछ और देख लेंगे, तेल का कुआं ले लेंगे। ऐसी वेनेजुएला में कि सुनो ये पकड़ो पैसा, नहीं दे पाओगे तेल का कुआं ले लेंगे। हर जगह चाइना से, पाकिस्तान से कि सुनो ये पकड़ो सीपैक परियोजना $60 बिलियन ले। बोले साहब क्या करेंगे? नहीं दोगे ग्वादार पोर्ट ले लेंगे। पकड़े गए श्रीलंका के पास, ये पकड़ो पैसा, नहीं पकड़े तो हम्बन टोटा पोर्ट ले लेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये निकल कर आया कि इस पूरी प्रक्रिया में एक साहूकार की भूमिका निभा रहा है। अपने कर्ज के तले सबको दबा रहा है। इसको डेट ट्रैप पॉलिसी। सर मेरा एक सवाल था कि ट्रंप चीन जाते हैं,
शी जिनपिंग के सजदे में झुक जाते हैं वहाँ पर। झुकना तो नहीं है, पर हाँ, मतलब हाँ, महत्व मतलब देना एक कि तरह हम से आए कह हैं। सकते हैं महत्व ही एक तरह से देते हैं। इधर वेनेजुएला हो चाहे ईरान हो, चीन उनके कंधे पे हाथ रखता है, भाई मैं हूँ, मुझे तेल बेच। लड़ाई को और कर रहा है, पर चीन सपोर्ट नहीं करता ना अपने। और लास्ट में एक सवाल और है इसी के अंदर। शी जिनपिंग ने भी ये बयान दिया कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर बनते हुए नहीं देखना चाहते, मतलब उनका साफ संकेत था। तो ये दोस्ती क्या कहलाती है? इसको ऐसे समझिए और ये डाउन द लाइन आगे तक नोट करिएगा। चाइना अभी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि वो पावरफुल नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो इतना इंटेलिजेंट साहूकार है कि उसे पता है कि मुझे अभी बिना युद्ध लड़े पैसे कमाने की तकनीक पता है। अमेरिका का डेस्पिरेशन है कि वो युद्ध के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। युद्ध अमेरिका नहीं करता है, अमेरिका के अंदर डिफेंस लॉबी करवाती है कि सुनो साहब माल नहीं बिक रहा है, सर हमारे फाइटर जेट नहीं बिक हाँ, रहे, युद्ध करा दो, युद्ध कराओ अपना सर, हिस्सा ताकि मांगना हिस्सा चाहिए। बनता रहे। सर जैसे अब मान लो कि अगर कोई पूछे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने से फायदा किसको हो रहा है? अमेरिका को। तेल लॉबी एक्टिवेट है कि सर तेल बिकवाओ, तो बोले ठीक है अपना तेल बिकेगा। रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? एलएनजी किसकी बिकना शुरू हुई? अमेरिका की। मतलब दुनिया में युद्ध हो फायदे में अमेरिका। ये तो फायदे में होने की बात हुई। चाइना की कहानी क्या है कि अमेरिका से उसकी कम से कम 4 गुना ज्यादा आबादी है। भले ही जीडीपी में वो अमेरिका के बहुत नजदीक पहुंचने के प्रयास में हो, लेकिन उसको पता है कि मैं अभी इतना सक्षम नहीं हूं कि अमेरिका से 1-on-1 लड़ाई कर लूं, यानी भुजबल के आधार पर मैं लड़ाई नहीं कर सकता। तो वो कौन सी लड़ाई लड़ता है? वो लड़ाई लड़ता है जहां पर दुनिया को अमेरिका तो विलन दिखता है और सॉफ्ट कॉर्नर चाइना बन जाता है। जैसे अभी इस पूरे केस में जब अमेरिका ईरान चल रहा था तो विलन किसके दिमाग में सब बनकर आया? साहब अमेरिका कितना गलत है, साहब सोचो ईरान के साथ उसने ये कर दिया। सबके दिमाग में सॉफ्ट कॉर्नर क्या आया? आप छोड़ो, यूरोप के बड़े सारे लीडर्स अपनी यात्राओं पर निकल कर कहाँ पहुंचते हैं? चाइना। यूरोप के बड़े सारे लीडर्स कह रहे हैं अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। सबको ये समझ में आ रहा है देखो चाइना कितना अच्छा है। बोले क्यों अच्छा है? युद्ध नहीं करता साहब। अब युद्ध नहीं करता ये तुमको दिख रहा है, वो तुम्हें इतना मजबूर और लाचार कर देगा कि जैसे ट्रंप ने ये कहा कि माल नहीं बेचेंगे, माल नहीं खरीदेंगे तो तुम्हारी हालत खराब हो गई, कल को वो ये हालत पैदा कर देगा दुनिया में कि मैं माल नहीं बेचूंगा तो हालत खराब। और अभी भी छवि यही बन के बैठी है कि इस पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है, यहाँ सिर्फ सबका जिम्मेदार अमेरिका है। एग्जैक्टली तो आप समझिए ना कि ये नैरेटिव गेम है। आप ऐसे समझिए, हम अपने देश में जितने भी प्रोडक्ट्स देखते हैं, आप मेजरली नोटिस करें, हमारा कल्चर नोटिस करें, हमारा पहनावा नोटिस करें, हमारी फिल्में देखें, आपको वेस्टर्न टच दिखाई देता है। हम जिसको कहते हैं ना सभ्यताओं का पाश्चात्यीकरण, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ सिविलाइजेशन। अब आप समझिए कि चाइना ने बहुत से देशों में ये मिस किया कि लोग चाइनीज लोगों को लेकर बात नहीं करते, तो उसने सबसे पहले तो पूरा दक्षिण अमेरिका पकड़ लिया। आप दक्षिण अमेरिका के किसी देश में जाएं, पेरू जाएं, चिली जाएं, आपको यहाँ क्या मिलेगा? चाइनीज भर भर के हैं। आप अफ्रीका चले जाइए, अफ्रीका के अंदर चाइना और भारत की लड़ाई चल रही है। अमेरिका के लिए तो चाइना मतलब अफ्रीका गेम ही नहीं था, गरीब लोग हैं इनके लिए। लेकिन चाइना को समझ में आया कि पहले सिविलाइजेशन में तो एंट्री करो। आप सोचो, जैसे मैं कई बार इस उदाहरण को देता हूँ कि आज हमारे देश में कई ऐसे त्यौहार हैं जिन पर छुट्टियाँ होती हैं, दिवाली है, ईद है, इन सब पर छुट्टियाँ होती हैं। इन त्योहार को एक रिलीजन विशेष के लोग मनाते हैं। दिवाली पूरा देश तो नहीं मनाता, ओके, ईद पूरा देश तो नहीं मनाता, लेकिन जिंगल बेल पूरा स्कूल क्यों बजाता है? क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है वो, है ना। उसको ओवरऑल एक्सेप्टेंस कैसे? स्कूलों में वो इस तरह से कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि साहब हाँ ये तो साहब सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। ये है सभ्यताओं को आपके नब्ज में इस तरह घुसा देना कि आपको सबसे कम बुराई जिस काम में लगे। वास्तविकता में अगर आप धार्मिक युद्ध उठा करके क्रिश्चियनिटी के देखेंगे, ईसाइयों के देखेंगे, तो आप जो आज कहते हैं ना कि साहब इन्होंने आतंक फैला रखा है, उन्होंने आतंक फैला रखा है, धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ लड़ी, क्रूसेड के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, क्रूसेड तो अलग चीज़ है। वो तो हो गया कि साहब हमको इजराइल जाना है वो प्राप्त करने, यरूशलेम, वो क्रूसेड है। मैं बात कर रहा हूँ कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स की, लाखों लोगों की लड़ाई, धर्म युद्ध हुए हैं। ये जो आज आपको दिखाई देते हैं ना इवॉल्व्ड गोरे, ये इवॉल्व्ड गोरे हजारों करोड़ों मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में मारे गए हैं, तब जाके सुधरे हैं ये। इसलिए आप फ्रांस का मैप उठाकर देखें, जर्मनी का उठाकर देखें और वहाँ देखें कि रिलीजन क्या फॉलो करते हैं। डेमोग्राफी में पता चलेगा वहाँ पे नो रिलीजन की फिलॉसफी है। आपको मेजोरिटी लोग मिलेंगे हम धर्म ही नहीं मानते, क्योंकि वो धर्म के नाम पर हिंसा देख चुके हैं, वो इवॉल्व हो चुके हैं। तो मैं आपको क्यों ये पॉइंट लेकर आ रहा हूँ कि उन्होंने जो धर्म में इतनी कट्टरताएं बरपी हो, आज वो क्या कर रहे हैं? दुनिया भर के अंदर जिंगल बेल बजवा रहे हैं। ये क्या दर्शा रहा है? ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि सभ्यताओं के अंदर कैसे एंट्री की जाती है। चीन क्या कर रहा है कि वो चाह रहा है कि मेरी सॉफ्ट इमेज जनता में जाए। इसको और समझाते हैं। जैसे जापान है, जापान ना
सबसे क्रूअल देशों में एक माना जाता था। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो उसने क्रूएलिटी की थी ना, वो इस तरह की थी कि जापान के नाम पर चाइना वाले नींद से आज भी जग जाते हैं। उनकी ऐसी ऐसी यूनिट थी, एक 7301 नाम से यूनिट है, अगर फैक्ट फिगर सही है तो चेक करिएगा। मंचाओ के अंदर जो उन्होंने करा था। हाँ, मंगोलिया के सब जगह पर इनका काम ये था कि पुरुषों पर, महिलाओं पर प्रयोग सीधा करते थे कि सुनो, गोली मार दी इस आदमी में तो ये दर्द कितना देर तक करेगा, तड़पेगा कितना देर तक, ये आदमी बर्फ कितना देर तक सहन कर सकता है। साइबेरिया ले जाके माइनस में पटक दिए, -60 डिग्री तक इसका ये हो रहा है। अच्छा भाई काम करो, इस पर गर्म पानी डालो, फिर से गर्म पानी से फिर से ये जग के आएगा। बोले अब इसमें है ना गर्म पानी डाल के ठंडा पानी डालो। यानी कि व्यक्ति पर प्रयोग, जैसे आज हम चूहे पर प्रयोग, गिनी पिग पे प्रयोग करते हैं, भाई साहब उन लोगों ने प्रयोग इंसानों पे किए थे। इतनी उन्होंने, जो युद्ध बंधक थे ना, उनके साथ में इतनी यातनाएं करी थी। उस जापान ने अपनी इमेज बीच में कैसे बदली है कि आज आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सेकंड नंबर पर जापान खड़ा दिखाई देता है। टॉप दुनिया के 180 से ज्यादा देश ये कहते हैं कि जापानी अगर आ रहे हैं तो बिना वीजा आ जाएं, पासपोर्ट नहीं है बस, सबसे अच्छा आने दो, बहुत अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छे, इनको तो पता नहीं इकिगाई आता है, इनको तो पता नहीं क्या क्या कुछ आता है, सिविलाइज्ड लोग। जापान को कॉपी करता है चाइना। आप समझिए, जापान ने चाइना के ऊपर राज किया है, तो एक नफरत है नेचुरल। जापान ने अपनी इमेज कैसे सुधारी, दुनिया को बताया हम तो विश्व शांति के दूत हैं साहब, हम तो सेना ही नहीं रखते, हम तो गोला ही नहीं चलाते, हमारी रक्षा तो अमेरिका करता है। अमेरिका ने जब से उस पर बम डाला, दुनिया में दुश्मन कौन बन गया? अमेरिका। लेकिन असल में कौन खेला था? हजारों लोगों की जान, करोड़ों लोगों को परेशान किसने किया था? जापान ने। दुनिया के सामने निकल कर क्या आया? दुनिया के सामने निकल कर आया कि अच्छा आदमी तो अमेरिका नहीं, जापान ही है। ये इमेज गेम है। अमेरिका को अपनी इमेज का फर्क नहीं पड़ता। चाइना ने क्या खेला किया? चाइना पूरी तरह कॉपी मारता है जापान को। अब कैसे, इसको ऐसे समझिए, आपको मालूम है, आप और हम जब 8-10 साल पहले बात किया करते थे, चाइनीज मालों पर चल जाए तो गम नहीं, टिक जाए तो कुछ नहीं कर सकते, चाइनीज माल, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना है। हम किसी चीज को जब टिकती नहीं थी तो कहते हैं अरे चाइनीज है। ये क्यों था? क्योंकि चाइना वालों ने रिवर्स इंजीनियरिंग सीखी थी। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? मान लो आप मुझे ये मशीन दिए, इस मशीन को खोल के मैंने देखा कि ये कैसे बनी है, अब यही चीज़ मैंने नकल करके फिर से बनाई, जोड़ जाड़ के तैयार तो कर दी, लेकिन वैसी नहीं बनी। दुनिया ने मजाक करा, अरे टूट जाएगा। लेकिन चाइना इसी रिफाइनमेंट में जुड़ गया। मास अमाउंट इसको में दिमाग कौन दिया था? जापान दिया था। जापान कैसे? जब दुनिया के अंदर औद्योगिक क्रांति हो रही थी ना, तो उस औद्योगिक क्रांति को जापान ने कॉपी किया था। यूरोप से क्रांति कर कॉपी कर कौन लाया? जापान। आज जो आप सोनी, पैनासोनिक जैसी कंपनियां सुनते हैं ना, ये टोयोटो जैसी कंपनियां सुनते हैं, ये सब कैसे निकल कर आई? उन कंपनियों की कॉपी मार। उनको समझ गया चाइना वाले कि यार ये ऐसे बड़े बने हैं, तो वहाँ से कॉपी कहाँ आई? जिस पर राज रहा। जैसे आज हमारे देश में बहुत सारा ब्रिटिश सिस्टम फॉलो होता है, संसदीय सिस्टम ब्रिटिश फॉलो होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ब्रिटिश सिस्टम फॉलो होते हैं। ऐसे ही जिसने जिस पर राज किया, जापान ने किस पर राज किया? चाइना पर। तो चाइना ने किसको फॉलो मारा? जापान को। जापान क्या कर रहा है? खुद को सिविलाइज्ड शो करता है, खुद को वर्ल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब प्रूव करता है। चाइना ने अपने आप को सेम कॉपी पेस्ट मारा, हम भी वही हैं। इस काम के अंदर जब आज आप चाइना को देखते हैं कि चाइना युद्ध क्यों नहीं करता है, डरता नहीं है वो, दुनिया के अंदर एक इमेज लेके चल रहा है, पहले सॉफ्ट पावर बन जाओ, इतना कि आपका क्राइम भी धर्म लगने लगे। सर आपने दर्द की बात करी है, तो हॉर्मुज से पूरी दुनिया में एक दर्द उठा है, महंगाई का। इस पर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, बहुत आसान बात भाषा में समझा दीजिए कि उन्हें, कि क्या महंगाई पर कितना असर कितना असर बढ़ेगी, कितनी बढ़ सकती है महंगाई? सोने के भाव बढ़ेंगे, घटेंगे, तो आम जनता पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है? सबसे देखिए मुद्दा तो यही। इसको ना अर्थशास्त्र में इस तरह डिकोड किया जाता है कि जब आपकी इंपोर्ट महंगे होते हैं तो आपकी लागत बढ़ जाती है। लागत यानी कि कॉस्ट। मान लीजिए कि मेरा ये फ़ोन बना हमारे देश में, तो इसको बनाने के जो कंपोनेंट्स अगर इंपोर्ट होकर आए, इंडिया के बारे में ऐसे समझिए कि इंडिया इंपोर्ट आधारित कंट्री है। मतलब हमारे, अगर हम सारे ट्रेड बिल उठाकर देखें तो हम सामान मंगाने में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, हम सामान में ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। लगभग $200 बिलियन का एवरेज ट्रेड डेफिसिट लेकर चलते हैं। तो सामान जो $200 बिलियन में पहले आ रहा था, अब मान लीजिए वो $250 बिलियन में आना शुरू हुआ। क्यों? ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया और मुझ के चलते वो महंगा हुआ, तो मेरी इस वस्तु को बनाने की जो लागत है ना, वो बढ़ गई। लागत बढ़ी तो पेमेंट किसको करना है? कस्टमर को। लागत जिसने बनाई है ना, वो कभी अदा नहीं करता, वो प्राइमरी अदा कर रहा है बस। वो अप्रत्यक्ष रूप से लैंड आप पे ही हो रहा है। अब आपको फ़ोन चाहिए तो आप क्या करिएगा? इसकी कीमत ज़्यादा पे करेंगे। लागत आई, लागत थी कॉस्ट से निकल कर तय हुआ प्राइस, क्योंकि उस बनाने वाले ने अपनी तरफ से इसमें मेहनताना जोड़ लिया, किराया भाड़ा जोड़ लिया, अपना लाभ जोड़ लिया, सब जोड़कर इसको बदल दिया किसमें? प्राइस में। कि सब मैं इतने में बेचूंगा इसको, तब जाके मेरा मुनाफा निकलेगा। प्राइस किसने पे किया? आपने। तो अब सुनो, दुनिया में जहां भी तेल महंगा हुआ, उसका असर किसकी जेब पर पड़ा? आपके और मेरे। मेरी तनख्वाह जितनी पहले थी, मान लीजिए 50,000 थी, तो आज भी 50,000 ही है।
तनख्वाह मेरी वही थी, आवश्यक वस्तु, मैं तो फोन का उदाहरण लिया, ये सब पर लागू होता है, फर्टिलाइजर पर लागू होता है, तेल पर लागू होता है, हर सब चीज़ पर पे, वो लागू होता है, सब्जी वब्जी से लेके सब सब पर पे हो लागू। जाता है वो। तो जब सब पर लागू हुआ और आपने पहले 50,000 में, मान लीजिए कि आप 50,000 केले खरीद के लाते थे, मान लीजिए केला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप इंपोर्ट कर रहे थे, अब लेकिन हो सकता है कि आप 40,000 ही खरीद पाएं। तो असल में आपके पैसे की वैल्यू घटी। वैल्यू घटने से क्या होता है, आपकी आवश्यकता, 50,000 इसलिए थोड़ी खरीदे, दुनिया को दिखाना था कि 50,000 केले खाता हूं मैं, आप इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि आपकी जरूरत थी। कस्टमर क्यों खरीद रहा है, आवश्यकता पर खरीद रहा है। उसने अब जरूरत मारनी है, या तो जब कस्टमर जरूरत मारने निकलता है तो इसका मतलब आप अल्टीमेटली बनाने वाले से कह रहे हैं कि बनाओ मत, क्योंकि मैं खरीद नहीं सकता भाई, मैंने तो जरूरत मार ली ना, मेरे को 40,000 केले चाहिए, सामने वाले ने 50,000 बना के रखे हुए थे, आपने कहा सुन भाई नहीं चाहिए। अब कस्टमर ने उसको रिपल इफेक्ट देना शुरू किया, चाहिए ही नहीं। जब चाहिए ही नहीं तो उधर मांग का असर आ गया कि साहब कोई खरीद ही नहीं रहा। मांग पर असर आया तो आपके यहाँ पर रखा हुआ माल जो ऑलरेडी महंगा है, अब देखिए स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है, माल महंगा है, खरीदार है नहीं, स्थितियां क्या हो रही हैं कि अब आपके उस कंपनी ने जो एम्प्लॉय रखे हुए थे वो उनको हटाती है कि सुनो भाई, हमको इतने लोग ही नहीं चाहिए, माल बिक ही नहीं रहा तो क्यों बनाऊं मैं। तो लोग नहीं चाहिए, ये सेकंड फेज आ गया। लोग नहीं चाहिए तो इस कंपनी ने क्या किया, लोगों को हटाया कि हटो भाई। इसको क्या कहा, बेरोजगारी। तो समझिए, आपने मांग हटाई, कंपनी ने किसको हटाया, लोगों को। कहाँ से शुरू हुआ तो समझ रहे हो। अब आपके ऊपर क्या आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट। पहले समझो, पहले महंगाई ने मारा, अब बेरोजगारी मार रही है। महंगाई मारी, बेरोजगारी मारी। ओवरऑल अगर देश में देखो तो भाई रोजगार कम हो गया, महंगाई बढ़ गई, और जब महंगाई और रोजगार दोनों कम हुआ और जीडीपी पे रोल ये आया कि अब कंपनियां इतना माल बना ही नहीं रही, तो गुड्स और सर्विसेज जो एक देश की सीमा में पैदा हो रहे हैं, इनके मामले क्या हुए, घटे। तो देखो क्या क्या असर हुआ, जीडीपी घटी, उत्पादकता घटी, महंगाई बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ये सारे फैक्टर कंबाइंड होकर कहलाते हैं मंदी। इसी को समझना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया, स्पीच में उन्होंने सबसे पहले बात की कि भाई अब गोल्ड मत खरीदो। गोल्ड का मायने है कि भाई विदेश फंडिंग में जा रहा है, आरबीआई उनको पैसा दे रहा है, आप गोल्ड मत खरीदिए। गोल्ड के बाद सारी चीज़ें, सब तनावपूर्ण माहौल बन गया पूरे देश भर में। अब उसके बाद एक बैक आप रेट, जो प्राइस चेंजेस हुए, सबसे पहले दूध का रेट बढ़ा, फिर ब्रेड का रेट बढ़ा, हफ्ते भर के अंदर 2-2 बार पेट्रोल के रेट बढ़े। भले पहले स्टार्टिंग में पेट्रोल डीजल के 3-3 रुपये बढ़े, उसके बाद अचानक से पैसे में बढ़ा, 90 पैसा, 88-86 पैसा ऐसा बढ़ा। ये जो दिख रहा है, क्या ये मंदी, ये जो रेट प्राइस बढ़ रहा है चीज़ों का, क्या ये आगे बढ़ सकती है? हाँ, ये क्या ये आगे बढ़ेगा और देखिए, आज भी अगर युद्ध रुक जाए, मान लीजिए कि कल आप कहें कि साहब वॉर रुक गया, तो भी इसका असर अगले 2 महीने तक दिखेगा, क्योंकि अभी जो आपने रिजर्व्स यूज किए हैं उनको भरने में आप अपना ध्यान दोगे, कंपनियों को जो घाटा हुआ है उसको कंपनसेट करोगे, तो ये क्वार्टर तो गया। अब सवाल ये आता है कि युद्ध नहीं रुका तो ये और घातक होगा। बहुत सारी असेंशियल सर्विसेज को कहा जाएगा कि अब असेंशियल तो नहीं, नॉन असेंशियल, जो कि उस पार्ट पर नॉन असेंशियल है, जैसे मार्केटिंग, सर्विस क्लास, इनको कहा जाएगा वर्क फ्रॉम होम करिए। हो सकता है ऑड इवन जैसे सिस्टम लागू करने की बातें हो जाएं, जिसकी की भी पीएम ने बोला भी कि आप वर्क फ्रॉम होम और इन चीज़ों का अप्लाई। ये अभी तो कहा गया सलाह के रूप में, हाँ। आगे हो सकता है आदेश के रूप में आ जाए। तो वो स्थितियां भी बन सकती हैं। वो स्थितियां बनने में अभी किस बात का इंतजार हो रहा है कि क्या पता रास्ता खुल जाए, क्या पता कोई राह निकल आए। तो क्या ये वही संकेत है कि पीएम ये तेल वेल सारी मंदी बढ़ रही थी, उसी में वो यूएई का विजिट हो गया? ये यूएई विजिट क्या है? आपको परेशानी आई, जंगल में आग लगी, अब आप कुआं खोदने भागे हो, ये सही बात भी है। कैसे? पीएम साहब जो हमारे यूएई की यात्रा पर गए, तो यूएई से बात क्या करके आए कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनवाना है, आप बनाइए। हमारे पास 40 लाख मिलियन टन का अगर स्टॉक है, तो 30 लाख का आप भी बना कर दीजिए। तो यूएई ने कहा ठीक है, बना। ये रहेगा यूएई में? नहीं, इंडिया में खुदना है। इंडिया में खुदना है, यूएई खोदेगा। और यूएई को खोदने के लिए कहा क्यों गया है कि तुम खोदना, हमारे यहाँ तेल स्टॉक करना, पहला हक हमारा होगा, लेकिन यहाँ से तुम अगर कहीं एक्सपोर्ट करना चाहो तो करते रहना, जब तक कोई आपदा नहीं आई। जैसे अब आपदा आई, खट से हमने उस रिजर्व को अपना अधिकार मान लिया, जब तक नहीं है तब तक तुम व्यापार में यूज करो, उसको भी चाहिए भाई। अभी भी तो वो इसी तरह से काम कर रहा है ना, यूएई ने पहले भी तो अपने इसी तरह से रिजर्व बनाए हुए हैं, तो ऐसे ही वो रिजर्व को अपने यहाँ पर। चलिए सर, एक आखिरी सवाल है कि पिछली बार जब आए थे आपने बोला था कि मैं सीज फायर के लिए आपने प्रेडिक्ट किया था, तो आपने कहा कि मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ, लेकिन आपने करा भी था प्रेडिक्शन की सीज फायर कर देंगे ट्रम्प, और उसी के दूसरे अब ये हॉर्मुज का संकट कब खत्म होगा, महंगाई बढ़ेगी, सोने के दाम घटेंगे, ये आखिरी में इसमें बता दीजिए आप। देखिए, अत्यधिक शांति के लिए महाविध्वंस जरूरी है,
मैं पहले भी इस बारे में प्रिडिक्शन नहीं करता, मैं तो जो चीज़ें देख रहा हूँ उनके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। और उन प्रतिक्रियाओं में मुझे लगता है कि ईरान जिस तरह से अब कंफर्टेबल हो गया है ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके, उसका कंफर्ट तोड़ना ज़रूरी है। दुनिया को चाहिए कि या तो अमेरिका या यूएन या नाटो फोर्सेस या दुनिया का जो भी प्रभावित देश है वो एकजुट हों और इस रास्ते को अब इंटरनेशनल मार्ग डिक्लेयर कर दें, अदरवाइज अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद होंगी। हम इसका इंतजार ना करें कि तेरा घर टूट रहा है मैं तो तमाशे देख रहा हूँ, मुझे क्या। ये स्थिति दुनिया को हमेशा खराब करती है, आगे भी खराब करेगी। ये मेरा मतलब इस पर रिमार्क है। चलिए, ये थे हमारे साथ अंकित सर, जिन्होंने बता दिया बहुत ही आसान भाषा में कि दुनिया के अंदर आने वाले समय में क्या हलचल होने वाली है। आप देखते रहिए News 18।